oops, yes, this is done. And yeah, now we're ready to go. ये मैंने पहले ही आपके पास पेपर निकाल के रखा हुआ है जी। बच्चे, अब सेक्शन ए कैसे करना होता है, इसका एक टेक्निक है। अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन वो खुद दे देता है, कुछ क्वेश्चन जनरल या पार्शली फ्रॉम द डेटा। तो सबसे पहले हमने देखना है कि क्वेश्चन फ्रॉम द डेटा है टोटली या पार्शली या जनरल क्वेश्चन है। मेजॉरिटी में आपको डेटा में से कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन अपनी इकोनॉमिक्स को ना भूल जाइएगा। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं बच्चे, बस वो इतनी वो चीजें लिख देता है कि बच्चे घबरा जाते हैं कि हुआ क्या है। सो डू नॉट घबराओ फाइल। लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन ए जी। आंसर ऑल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन वन, इसमें कोई चॉइस नहीं। एंड आई रिक्वेस्ट बच्चे खाली ना छोड़ा करो। कुछ बच्चे 6 मार्क का पार्ट खाली छोड़ देते हैं। आई डोंट नो हाउ दे कैन डू इट। 6 marks is a huge difference in your grade. Do not leave even a single part. Try your best. ठीक है जी, सॉरी। I'm officially not allowed to, but let me finish this recording. Let me finish the recording and I'll talk to you. Okay? करते हैं बात, ठीक है? आसान, ठीक है? चले, let's move on जी। Basil Hannan, good Basil, finally you're there. Make sure you attend all the classes from now on. मैक्रो की रिवीजन भी हो रही है और साथ साथ पास पेपर। तो मैं जब तक ये पहला पेपर नहीं करवा लूंगा, आई विल नॉट मूव बैक टू रिवीजन। तो 2 रातें इंशाल्लाह लगेंगी, हम इसको कर लेंगे। ओ माय गॉड, ये तो क्लास आज स्टार्ट ही नहीं हो रही लगता है। अली गफूर, ठीक है जी, जरा टाइम पे बच्चे आ जाया करो। सो लेट्स स्टार्ट विद इंक्रीजिंग, पढ़ते हैं हम सेक्शन ए को। इंक्रीजिंग पब्लिक सेक्टर डेट इज अ गुड पॉलिसी। माय रिक्वेस्ट, एग्जाम में इसको 30 to 35 मिनट्स टोटल दीजिएगा। सेव लाइक 45 मिनट्स ईच फॉर सेक्शन बी एंड सी। वो आपके पास काफी नॉलेज होती है पहले की, उसमें आप काफी कुछ लिख सकते हो। जैसे एफिशिएंसी का क्वेश्चन लिखने में अच्छा अच्छा बच्चा भी 45-50 मिनट लगाता है टेस्ट में। सो मेक श्योर कि आप इसमें से 10 मिनट अपने स्टील करें। 40 में से 10 नहीं तो 5 कम से कम स्टील करें। ये मोहम्मद साहब कौन है, चले जो भी है। लेट्स मूव ऑन नाउ। Increasing public sector debt is a good policy. Let's read it together. Politicians do not usually think it a success to borrow a large amount of money, but in June 2020, when the economy was approaching a recession, the United Kingdom, UK, borrowed 5 times as much as it did in June 2019. राइट जी। अब उसने हमें स्टार्ट में क्या बोला है अभी तक इसमें, कि आमतौर पे पॉलिटिशियंस क्या कहते हैं जी, जैसे आजकल शहबाज शरीफ वगैरह भी कहते हैं कि इमरान खान इतने लोन ले लिए। पॉलिटिशियंस डू नॉट यूजुअली थिंक कि बोरोइंग ए लार्ज अमाउंट इज अ गुड आइडिया। लेकिन जून 20 में जब रिसेशन आने लगा था इंग्लैंड में, उन्होंने 5 गुना 5 times बोरोइंग की थी कंपेयर टू जून 19। दिस मेड द गवर्नमेंट डेट ओनली जस्ट अ लिटिल लेस देन द टोटल साइज ऑफ द इकोनॉमी। टोटल इकोनॉमी से थोड़ा सा कम इनका लोन का रेशियो था। रेशियो ऑफ पब्लिक सेक्टर डेट टू जीडीपी वाज 99.6%। यानी जीडीपी अगर इनका 100 बिलियन था तो 99.6 बिलियन का लोन इन्होंने लिया हुआ था। इट वाज द हाईएस्ट फिगर फॉर 60 इयर्स। पब्लिक सेक्टर नेट बोरोइंग इज शोन इन फिगर 1। मई 19 में देखो 10 बिलियन था और अब मार्च में तकरीबन ये 50 बिलियन से भी ऊपर चले गए हैं 20 में। तो ये थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश आपको कर रहा है। किसी को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आई हो कि यूके ने रिसेशन अप्रोच हो रहा था, दे वर अफ्रेड कि इकोनॉमी नीचे जाएगी, उन्होंने लोन्स लिए। वैसे क्यों ये लोन्स लिए होंगे रिसेशन के टाइम पे? व्हाई डू यू थिंक दे वुड हैव टेकन दीस लोन्स? स्पेंडिंग, नॉट मनी सप्लाई, स्पेंडिंग। वेरी गुड, शाबाश। अब जी, अब हम चलते हैं बाकी के डेटा पे। Borrowing is what the governments ought to be doing in a recession in order to finance the spending used to boost aggregate demand. जैसे मुनीब ने कहा, हमें स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ती है एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए, तो बोरो करना is okay at this stage. The question in 2020 was, how long could the borrowing of such large amounts continue? There can be problems with a large public sector debt. An expansion of government borrowing might increase interest rates if investors acquire more compensation because they think the risk of holding government bonds has increased. अब ये थोड़ी सी एक टेक्निकल इकोनॉमिक्स टर्म्स हैं यहाँ पे, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ये क्राउडिंग आउट की बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जब पब्लिक सेक्टर डेट बहुत बढ़ जाता है, गवर्नमेंट के लोन्स बहुत बढ़ जाते हैं और गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स बेच बेच के लोन्स ले रही होती है आवाम से या पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से, फर्म्स से, बैंक्स वगैरह से, तो फिर वो बैंक्स वगैरह कहते हैं जी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं आपने बॉन्ड्स के, वरना हम उनमें इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि रिस्क बढ़ता जा रहा है, आपका लोन इतना आप डिफॉल्ट ना कर जाएं। बात समझ आई?
So this interest rate rise would affect the rest of the economy. किसी को इस डेटा में या इस स्पेशली इस पैराग्राफ में कोई कंफ्यूजन आ रही हो? Okay, so let's move on to the last two paragraphs. Last three. This is there is also a theoretical objection that government borrowing could crowd out the private sector. अब जिन बच्चों ने crowding out नहीं पढ़ा, भूले हुए हैं, उनको यहाँ टेंशन आएगी. So, revise. The private sector, especially when the economy is close to its productive capacity, यानी अपने PPC के पास है, and unemployment of resources is low. This would not happen when there are unemployed resources. Crowding out कब होता है? जब हम अपने PPC के पास हों, full employment के पास हों, तब crowding out effect आता है. मैं बताऊंगा क्योंकि question आना है most probably इस पे, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा. The UK finance minister suggested that a high ratio of public sector debt to GDP was justified. It is stability of the ratio that is important. The reasoning can be justified. This reasoning can be justified. Reducing government spending in order to reduce borrowing would risk stopping any recovery and make the situation worse. वो कहते हैं जी बिल्कुल लोन लेने पड़ते हैं बिकॉज रिसेशन है, हम बोरोइंग ना करें और स्पेंडिंग कट कर दें, इकोनॉमी नीचे चली जाएगी. Economic recovery is necessary to restore economic activity, which in turn will restore the government's finances. However, economists cannot know with any precision what the limits of public sector borrowing should be. Economists आज तक इस पे इकट्ठे नहीं हो सके कि कितना लोन सेफ है. For many years, Japan has maintained a ratio of public sector debt to GDP of over 200. GDP से दुगना डेट है इनका, लेकिन विदाउट एनी डिफिकल्टी उन्होंने मैनेज किया हुआ है. बट व्हाट इज सुटेबल फॉर जापान मे नॉट बी सुटेबल इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमीज. ये टाइम्स का आर्टिकल है. बेसिक आइडिया बच्चों हो रहा है इसमें, हम क्या ओवरऑल क्या डिस्कशन हुआ है, बेसिक आइडिया आप लोगों को हो रहा है? कुछ मुझे बताएं जरा. आई वांट टू सी योर व्यू. बेटे मनी सप्लाई का जरा जिक्र नहीं आया कहीं पे मेरा बेटा. व्हाई आर यू गवर्नमेंट स्पेंडिंग को मनी सप्लाई से हमेशा कंफ्यूज क्यों करते हो? फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहे हैं, रिसेशन की बात कर रहे हैं, क्लाउडिंग आउट हो रहा है. यस शाबाश, ये सही बातें हैं कुछ बच्चे बोल रहे हैं. हसन, कट मनी सप्लाई आउट ऑफ योर टर्मिनोलॉजी. यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट मनी सप्लाई इज. ठीक है, आई एम गोना सेंड यू अ डिटेल्ड वॉइस नोट ऑन व्हाट मनी सप्लाई इज. ठीक है, समझ आ गई मेरे बेटा? अब मुझे बताएं और कुछ बात जो आपको यहां नजर आ रही हो. कोई आर्ग्यूमेंट फॉर या अगेंस्ट किसी कॉन्सेप्ट के हो रहा है यहाँ पे? क्रेसेंट के अलावा और कुछ बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट बोरोइंग अच्छी है या बुरी है, किस हद तक अच्छी है, इस तरह का एक आर्ग्यूमेंट भी हुआ है. ठीक है, तो यू शुड एक्सपेक्ट सिमिलर क्वेश्चंस. जो आपको नजर आ रहा है क्राउडिंग आउट दो तीन बार बोला है, उस पे क्वेश्चन हो सकता है. गवर्नमेंट बोरोइंग अच्छी चीज है कि बुरी है, आर्टिकल में क्या एविडेंस है, उस पे क्वेश्चन हो सकता है. रिसेशन की बात हो सकती है, एनीथिंग लाइक दैट. अभी तक बच्चों एक आइडिया सा हो रहा है व्हाट्स हैपनिंग इन यूके इकोनॉमी? ओके, लेट्स मूव ऑन नाउ. आई फील लाइक आई एम ओनली टीचिंग क्रेसेंट. बाकी बच्चे, एना, फातिमा, इतने अच्छे अच्छे बच्चे आप लोग आए हुए हो. प्लीज ईमान पार्टिसिपेट. एलजीएस वाले, लकास वाले इतने लॉट आए हुए हो, डू पार्टिसिपेट. ठीक है, उम्मे आप सारे सिटी वाले. तो लेट्स स्टार्ट. जी जी जी. आप देखिए उसने खुद ही जवाब भी दिया है, पढ़ें जरा. उसने कहा दिस रीजनिंग कैन बी जस्टिफाइड. क्यों? रिड्यूसिंग स्पेंडिंग इन ऑर्डर टू रिड्यूस बोरोइंग वुड रिस्क स्टॉपिंग एनी रिकवरी एंड मेक द सिचुएशन वर्स. रिसेशन है, हमें स्पेंडिंग नहीं रोक सकते हम, तो हमें बोरो करके फाइनेंस करना पड़ेगा अपने आप को. गुड, लेट्स मूव ऑन. पहला क्वेश्चन हमेशा डेफिनेशन होता है, 3 मार्क्स जी. स्टेट व्हाट इज मेंट बाय अ रिसेशन. मैं आपको रिसेशन की डेफिनेशन बहुत दफा करवा चुका हूं इकोनॉमिक साइकिल में. कोई बच्चा प्रॉपर वाली डेफिनेशन जिसमें 3 मार्क्स आए, रिसेशन क्या होता है, 1-2 मार्क्स सब मिलेंगे. शाबाश, दिस इज द करेक्ट मोस्ट डेफिनेशन. जो इसने 6 मंथ्स बोल दिया है. रिसेशन इज लिंक्ड टू फॉल इन जीडीपी या रियल जीडीपी ओवर टाइम फॉर एटलीस्ट 2 क्वार्टर्स. 6 महीने जीडीपी गिरे, हम मानते हैं जी इकोनॉमी में रिसेशन आ गया. दुनिया की कोई मार्क्स स्कीम इसमें आपसे 3 मार्क्स नहीं काट सकती.
और सेक्शन ए में जिसके 10 एंड ऊपर आ गया ना, वो ए और ए स्टार में जा रहा है, क्योंकि सेक्शन ए में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। जस्ट इनकी वर्डिंग पे परेशान होके, कुछ क्वेश्चन भी बड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन जनरली गलतियां करते हैं। तो किसी बच्चे को रिसेशन की डेफिनेशन में प्रॉब्लम, प्लीज डू दोबारा। श्योर जी। रिसेशन इज लिंक्ड टू फॉल इन जीडीपी आउटपुट ऑफ अ कंट्री फॉर एटलीस्ट अ पीरियड ऑफ 2 क्वार्टर्स, 6 months। फातिमा समझ आ गया? एनीवन हु इज नॉट अंडरस्टूड रिसेशन? चलिए, इसी मौके का फायदा उठा के बाकी चारों फेजेस भी कर लेते हैं इकोनॉमिक साइकिल, बिजनेस साइकिल की। इकोनॉमिक ग्रोथ को डिफाइन कीजिएगा। एनीवन, इकोनॉमिक ग्रोथ को डिफाइन कीजिएगा। आपने ओवर अ नहीं, इसमें क्वार्टर नहीं है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ ईयर भी कह सकते हो, ठीक है, राइट। इकोनॉमिक ग्रोथ इज व्हेन रियल जीडीपी राइजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज मोर देन लास्ट ईयर। इसका फॉर्मूला भी है रियल जीडीपी 2 माइनस रियल जीडीपी 1 ओवर रियल जीडीपी 1 टू 100। स्लम्प कौन डिफाइन करेगा? 2 years तो नहीं है, लेकिन हाँ, when real GDP keeps falling over a extended period of time and economy goes into a real deep trough। ठीक हो गया जी। बूम। कोई बच्चा डिफाइन कर दे। शाबाश, गुड। थोड़ा सा एक वर्ड बोलो बीच में। when real GDP rises rapidly in the country and reaches a peak which also causes inflationary pressures। शाबाश, गुड, वेरी गुड। लेट्स स्टार्ट नाउ। दूसरा क्वेश्चन देखें। ये जनरल क्वेश्चन है। एनालाइज व्हाई गवर्नमेंट्स बोरो। माइंड में रखो, दो एक मार्क्स इसके होंगे। एंड व्हाई इट इज सेड दैट अ गवर्नमेंट शुड इंक्रीज स्पेंडिंग इन अ रिसेशन। बहुत आसान है, एक्सपेंशनरी फिस्कल रीजंस। क्यों बोरो करती है? एक्सीलेंट। व्हेन द बजट इज डेफिसिट गवर्नमेंट नीड्स टू फाइनेंस इट। इसको जरा खोल के बता देंगी उम्मे, क्यों बजट डेफिसिट होता है? परफेक्ट। व्हेन गवर्नमेंट spending cannot be financed by tax revenue, hence they have to borrow। अब कुछ और बातें भी कर लेते हैं, और गवर्नमेंट क्यों बोरो करती है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे जाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ऑन बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, रोड्स, कैपिटल गुड्स वगैरह। वेरी गुड। यहां तक बहुत अच्छा बता दिया आप बच्चों ने। 2 मार्क्स तो इंशाल्लाह आपके मेजोरिटी के आ गए। आई हर्ड अ साउंड, लेट मी चेक इफ देयर इज अ किड देयर, और या सियाब। सियाब पास्ट पेपर्स में इतना लेट आया मेरा बेटा। चले, लेट्स मूव ऑन जी। अब गवर्नमेंट बोरो करने की हमने रीजन सही पकड़ ली 2 मार्क्स के लिए। एंड व्हाई इट इज सेड दैट अ गवर्नमेंट शुड इंक्रीज स्पेंडिंग इन रिसेशन, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। कौन बोलेगा? और बोले कौन कौन से हासिल होंगे? आकाश, यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। कौन से एम्स हासिल हो जाएंगे, कौन से एम्स हासिल हो जाएंगे, जल्दी से बता दें। वेरी गुड, इकोनॉमिक ग्रोथ। परफेक्ट, परफेक्ट आंसर, ऑल फाइव, ऑल ऑफ यू स्पोक। ये चीज मल्टीप्लायर इफेक्ट जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, ये आपके 5 के 5 मार्क्स। मल्टीप्लायर बोलोगे छठा मार्क तक, वो मतलब एक्सेलरेटर उसके रिजल्ट में बोल सकते हो, व्हाई नॉट ऐड क्वालिटी। अब मैं पूरा आंसर बोल रहा हूं बिकॉज रिकॉर्डिंग में नहीं होगा। गवर्नमेंट्स बोरो टू फाइनेंस देयर बजट डेफिसिट। when tax revenue is less than their spending, they have to borrow to finance it। They may also borrow to invest in infrastructure, hard infrastructure like roads, bridges, etc. They may also borrow to provide soft infrastructure like education and training, hospitals, healthcare। Ab ji, why it is said that government should increase spending in a recession? During recession, aggregate demand has fallen. Government needs to stimulate the economy, needs to boost the aggregate demand. Hence, they will spend more. G component of aggregate demand will increase,
which will increase incomes, consumption will increase, investment will increase. C plus I plus G, three injections will cause aggregate demand to rise, causing a multiplier effect, which will lead to economic growth, fall in unemployment, and economy stepping out of the recession. कोई मसला पहले 8 मार्क्स में मेरे बच्चों? मेरे ख्याल में इवन वीक स्टूडेंट्स कैन गेट 5 ईयर, इतना ये डुएबल है। अब प्रोग्रेसिवली अब क्वेश्चन जरा टफ आएंगे, क्योंकि वो क्राउडिंग आउट वगैरह की शायद को बात करेगा तो उससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इसको जरा एक बार लेट्स टोटली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। कंसिडर व्हाट इज मेंट बाय द फ्रेज गवर्नमेंट बोरोइंग कुड क्राउड आउट द प्राइवेट सेक्टर। किसको, ये जो लिमिटेशन मैंने लिखवाई हुई थी फिस्कल पॉलिसी की, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की, क्राउडिंग आउट, किसको अच्छी तरह याद है? मैंने 5-6 लाइनों में अपने नोट्स में लिखी हुई है। हम्म, शाबाश, आगे उससे क्या होता है? हम्म, परफेक्ट, ब्यूटीफुली पुट। 4 1 मार्क्स आपने ले लिए बेटे। थोड़ा सा इसमें बॉन्ड्स की बात करेंगे, जरा माइक बंद कर दो। अब जी, crowding out is when government increases its spending and ends up reducing finance available for private sector। स्कार्स फाइनेंस दुनिया में अवेलेबल है ना हर कंट्री में। तो जब गवर्नमेंट भी बोरो करना शुरू हो जाती है along with consumers and firms, demand for loans increases which causes interest rate to rise। तो वो जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग से एक्सपेंशनरी इफेक्ट आना था एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने का, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, क्राउड आउट हो जाता है वो इफेक्ट। साथ में गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स बेचती है अवाम को, पब्लिक सेक्टर अपने बॉन्ड्स बेचता है प्राइवेट सेक्टर को, बैंक्स को, अवाम को। उससे इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है फॉर मेकिंग पीपल बाय द बॉन्ड्स। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उससे फिर वही क्राउडिंग आउट का इफेक्ट इकोनॉमी के अंदर, सॉरी, इकोनॉमी के अंदर स्पेंडिंग वगैरह कम हो जाती है, कंजम्पशन एंड बोरोइंग कम हो जाती है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। समझ आ गया सबको या एक बार दोबारा बात कर लें? श्योर। Crowding out is when government increases its spending by borrowing from private sector. This reduces the availability of finance for private sector। उसके रिजल्ट में क्या होता है? Since government borrows along with consumers and firms, demand for loans rises, which raises interest rate। As a result, consumption falls, investment falls. Government also sells bonds to private sector to raise loans to spend। They have to raise interest rates to make people buy bonds। Again interest rate rise होने से consumption भी कम, borrowing और investment भी कम। तो जो expansionary effect government spending से आना था वो crowd out हो गया private sector की spending कम होने से। मेरे बच्चों कोई confusion? Phillips curve, why? बेटे फिलिप्स कर्व में ऐसा कुछ नहीं है, वो तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप है। आप कोई लेफर कर्व वगैरह की बात शायद कर रहे हैं। लेफर कर्व में भी टैक्स रेवेन्यू का रिलेशनशिप है विद टैक्स रेट, उसका भी कोई इसमें ताल्लुक नहीं है। हाँ, वो कॉन्सेप्ट है और मैंने बोल भी दिया है, लेकिन उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व। ठीक है। नहीं, आउट ऑफ स्कोप चला जाएगा। वो तो लिमिटेशन है मॉनेटरी पॉलिसी की, ये फिस्कल पॉलिसी का इशू है। समझ रहे हैं? सो जस्ट स्टिक टू व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ। अब थोड़ी सी एक बात समझो। क्राउडिंग आउट कब आती है? जब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट के पास हो, अपने पीपीसी के पास हो, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई के इन इलास्टिक पार्ट में, उस वक्त ही लोग लोन ले रहे होते हैं ना। तो जब गवर्नमेंट भी compete करती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट से बहुत पीछे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, तो लोन्स की डिमांड इतनी नहीं होती। गवर्नमेंट के आने से या बॉन्ड्स बेचने से भी इंटरेस्ट रेट इतना नहीं बढ़ता। पॉइंट जस्ट मेरा बेटा। मुझे बताओ है ना, हम जब पीपीसी के पास हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट के पास, इकोनॉमी क्या कर रही है?
अपने रिसोर्सेज को ऑलमोस्ट पूरा तरह यूज कर रही है। कैसे यूज कर रही है? लोन्स भी ले रही है, कंजम्पशन भी इंजेक्ट हो रही है, इन्वेस्टमेंट भी इंजेक्ट हो रही है। तो लोन्स की डिमांड ऑलरेडी हाई है। अब अगर गवर्नमेंट ने लोन्स लिए तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से सिर्फ इन्फ्लेशन आएगी, एक्सपेंशन इफेक्ट नहीं आएगा। गॉट इट? गुड गर्ल। एनी क्वेश्चंस जी? यस बेटे। अच्छा, जब गवर्नमेंट बॉन्ड बेचती है, आपको याद होगा वो मनी बैंकिंग एंड इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन में गवर्नमेंट को बॉन्ड्स बेचने के लिए इंटरेस्ट रेट को क्या करना पड़ता है? बढ़ाना पड़ता है। जब वो बढ़ता है तो एक तो अवाम बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देती है, दूसरी इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन में उनके पास पैसा नहीं बचता। नंबर टू, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से लोन्स कम, बोरोइंग कम और कॉन्ट्रैक्शनरी इफेक्ट आ गया। ये क्राउडिंग आउट। बच्चों, समझ आ गया या नहीं? जी साहब जी। बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है। लेकिन इसमें 4 मार्क्स उसके मिलेंगे क्योंकि 6 मार्क्स उसने दे रही है, इसलिए बॉन्ड्स को भी बीच में लाओ। ठीक है? नहीं नहीं नहीं, प्राइस नहीं, प्राइस नहीं, सुनो सुनो सुनो। अब मैं दोबारा बता रहा, हाँ प्राइस कम होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं दोबारा बताता हूँ। गवर्नमेंट क्राउडिंग आउट होती क्या, मेरे डिफाइन करते हैं। क्राउडिंग आउट इज व्हेन गवर्नमेंट इंक्रीजेस स्पेंडिंग, ठीक है, एंड दिस रिड्यूसेस द अवेलेबल फाइनेंस फॉर द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर। When government starts borrowing along with consumers and firms, demand for loans rises, which causes interest rate to rise, which reduces consumption and investment. ठीक है, जो अफेक्ट आना था एग्रीगेट डिमांड बढ़ने का वो क्राउड आउट हो गया। Secondly, to increase spending, government sells their bonds to private sector. As a result, they have to raise the interest rates to attract people to buy bonds. Again, rise in interest rate will reduce consumption and investment. Economy will be crowded out. अब सबको समझ आ गया है या मैं एक बार आपको मार्क स्कीम से ही दिखा दूं? ये रिकॉर्डिंग हो गई है, इसको सुन लिया आपने दोबारा तो आपका वॉइस नोट बन गया। ठीक है ना? नहीं, ये मैं अपलोड करूंगा, आप लोगों को भेजना मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, समझ रहे? ओके, आई विल अपलोड इट। ठीक है, अब आप मार्क स्कीम देखना चाहते हैं पहले 3 क्वेश्चंस की? Let's do it. Somewhere here. Recession. Recession is linked to GDP, negative growth of GDP, a fall of GDP output over 2 quarters. एक मार्क। सबने सही बताया था जिन्होंने बताया था। Analyze why government borrows and why it is said that government should increase its spending in a recession. Governments borrow to finance government expenditure not covered by taxation. गवर्नमेंट बोरोज टू फाइनेंस अ डेफिसिट, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात कर दी। 3 मार्क्स तक दे रहे हैं आपको यहाँ पे। बोरोइंग वुड बी यूज टू इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। एएमडी एग्रीगेट डिमांड को ही बोलते हैं। एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए दिस वुड इंक्रीज इनकम्स, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड थ्रू द मल्टीप्लायर इकोनॉमिक ग्रोथ। आप लोगों ने सब ने बहुत अच्छा बोला था, कुछ ने एक्सेलरेटर की बात भी कर दी थी। तो ये तो 5 मार्क्स मुझे लगता है आप सब, और 3 रिसेशन में से 2 आप लोग ले जाएंगे। सबको समझ आ गया बच्चों? अब हम क्राउडिंग आउट को देखते हैं। क्राउडिंग आउट idea is the growth of government spending will lead to a transfer of scarce resources or finance from the private to public. गवर्नमेंट ने लोन्स ले लिए प्राइवेट सेक्टर से, कमर्शियल बैंक से, अब बहुत कम फाइनेंस बच गया प्राइवेट सेक्टर के लिए। क्राउडिंग आउट इसका डेफिनेशन है। If the government borrows to fund the expenditure, it may have to sell bonds to private sector. Encouraging the private sector to buy bonds may require higher interest rates or prevent the private sector using the money for other projects. A rise in interest rates will also make private borrowing more expensive, adds and crowds out private investment and consumption. समझ आ गया मेरा बेटा?
बॉन्ड्स बेचने के लिए व्हाई वुड यू इन्वेस्ट इन बॉन्ड जब उसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा और प्राइस कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, सही है? तो लोग ज्यादा खरीदेंगे बॉन्ड्स, पैसा और प्रोजेक्ट के लिए नहीं बचेगा। सॉरी, देखिए गवर्नमेंट ने लोन किस तरीके से लेना होता है, या डायरेक्टली कमर्शियल बैंक से लेंगे या बॉन्ड्स बेच के प्राइवेट सेक्टर से लेंगे ना। या एनी क्वेश्चन जी? एक बार आई वुड लाइक यू ऑल टू रीड दिस मार्क स्कीम। जी मेरा बेटा, जी मेरा बेटा। ओके, हैव यू रेड इट? शैल आई मूव ऑन? अब मुझे बताएं, इन पहले 3 क्वेश्चंस में मैंने डेटा को कितना एक रेफर किया है? ना होने के बराबर। So do not every time try and pick up stuff from data. Yes, some questions will require. Next question is like that. और डी क्वेश्चन को जरा देखो, अब उसने खुद ही बता दिया, असेस द वेदर द एविडेंस इन द आर्टिकल। अब हमें आर्टिकल के अंदर ही रहना है। मेक्स अ कंक्लूसिव केस दैट हाई रेट ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग इज एन इफेक्टिव पॉलिसी। थ्रू आउट द आर्ग्यूमेंट वो बोलता रहा है कि क्यों अच्छी आइडिया है ये या क्यों बुरा है कि गवर्नमेंट मजीद बोरो करे। तो अच्छी तरह जरा क्वेश्चन को देखें, असेस करें, दोनों साइड्स आर्ग्यूमेंट को देखें कि आर्टिकल में क्या प्रॉपर कंक्लूसिव एविडेंस है कि हाई लेवल ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग इफेक्टिव पॉलिसी है। 6 मार्क्स। अप टू 3 वाई इफेक्टिव, अप टू 3 क्या आर्टिकल में अगेंस्ट इसके इंफॉर्मेशन है। 1 मार्क रिजर्व करेगा वो कंक्लूजन के लिए, 5 दे देगा मैक्स, 1 मार्क कंक्लूजन के लिए रिजर्व करेगा। अब क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लें, मैं डेटा की तरफ लेके जा रहा हूं ताकि आप लोग निकाल निकाल के मुझे खुद बता सकें अपने वर्ड्स में, नॉट द एग्जैक्ट वर्ड्स रिटन इन द डेटा बट अपने वर्ड्स में। देख लें, क्वेश्चन को समझ लें। समझ लिया जी क्वेश्चन? ओके, वो क्या पूछ रहे हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बोरोइंग जो है अच्छी चीज है कि नहीं, आर्टिकल में क्या क्या एविडेंस है फॉर एंड अगेंस्ट। शुरू में देखें, कोई इसके खिलाफ स्टेटमेंट आपको नजर आएगी। पॉलिटिशियंस आमतौर पे सोचते हैं कि बोरोइंग लार्ज अमाउंट्स इज नॉट अ गुड आइडिया। अब उसके साथ ही हमारे पास नीचे इन्वेस्टमेंट इसके हक में बात आई। बताएं जी, पैराग्राफ के अंदर ये पहले पैराग्राफ में क्या ऐसी बात है कि जी रिसेशन के टाइम पे बोरोइंग करना जरूरी है, वी ऑट टू बोरो, ताकि हम एग्रीगेट डिमांड को बूस्ट कर सकें। और क्योंकि इकोनॉमी इस वक्त फुल एम्प्लॉयमेंट से पीछे है, रिसेशन है, तो क्राउडिंग आउट भी नहीं होगी। ठीक हो गया? उसके बाद जी, अब अगर आप देखें ये क्वेश्चन, हाँ ये उसके अगेंस्ट जा रहा है। एक्सपेंशन ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग से इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, जिससे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट डिमांड वगैरह गिरती है, इकोनॉमी को नुकसान होता है। ठीक है? इंटरेस्ट रेट बॉन्ड्स पे भी बढ़ता है। फिर उसके बाद जी क्राउडिंग आउट, लेकिन इस केस में क्राउडिंग आउट नहीं है क्योंकि इकोनॉमी वे बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो उससे इंटरेस्ट रेट बढ़ने का और वो मसला नहीं आने वाला। आखिर में देखें, यूके फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या जस्टिफिकेशन दी है। नहीं नहीं नहीं, कंक्लूजन में बात हमने वो खुद देना होता है। यूके के फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या जस्टिफिकेशन दी है कि हम क्यों स्पेंडिंग कम नहीं कर सकते, बोरोइंग कम नहीं कर सकते। रिकवरी रुक जाएगी, हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिस्टोर नहीं कर सकेंगे। ठीक हो गया? अब कोई इसके हक में और बात आ रही है, किसी कंट्री ने सक्सेसफुली गवर्नमेंट डेट को मैनेज किया हुआ है, 200% है, लेकिन साथ ही उसने कह दिया हर इकोनॉमी डिफरेंट होती है, जरूरी नहीं ये कामयाबी हो। अब मुझे बताएं कि आपके पास कंक्लूसिव एविडेंस है कि अच्छी चीज है या बुरी चीज है।
Makes clear we do not have a conclusive evidence from the article. क्या? हाँ, लेकिन रेशियो के ऊपर भी तो बहस है ना कि कितनी है। इकोनॉमिस्ट के पास प्रिसाइज कोई लिमिट नहीं है। अब मैंने नोट किया इस क्वेश्चन में आवाजें बहुत कम आई हैं, विच शोज कॉन्फिडेंस जरा कम। या बेटे यहाँ पे थोड़ा ये समझो, कर सकते हो, अच्छा है, भर दो पेपर को, मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन है एविडेंस इन द आर्टिकल। कर दो, मैं तो कह दिया कर दो, लेकिन ज्यादा मार्क्स एक्सपेक्ट ना करना उस बात के। बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं कि मैंने मल्टीप्लायर भी लिख दिया, एक्सेलरेटर। यहाँ पे इकोनॉमिक थ्योरी से ज्यादा आर्टिकल पिक करके अपने वर्ड्स में बताना है। समझ आ गई बात? अब बेटे लेट्स सी हाउ वेल वी हैव डन इट। Most of you were saying, I think, the right things. G, accept any of the following points, reserve a mark for conclusion. Sound, because yani अच्छी policy, because economy is in recession, so there will be no crowding out. Position could be worse if spending was reduced, government revenue effect होगा, recession ठीक नहीं होगा. High debt is said to be okay if the ratio of debt to GDP, हमने मिस किया. High debt is said to be, अब इस वक्त कौन बच्चा आ रहा है यार? I don't understand this rationale. जमाल बेटे 2 मिनट पहले क्लास में आ जाते हो खत्म होने से. Anyways जी, so third point, high debt is said to be okay if ratio of debt to GDP is stable. But UK में stable नहीं है, 60 years high है. ये 2 marks हमने miss किए. Japan does not have a problem, but then every economy is different. Borrowing may increase interest rates. आप लोगों ने ही बोला था. This would affect the rest of economy. High interest rates would discourage investment. Yes, Munib, you can take it to multiplier and accelerator. और जी, evidence is inconclusive. 4 marks तो इसमें से ले सकते हैं ना, डेटा में से उठा उठा के। अगर आप लोग कॉन्फिडेंटली करते, मुझे लगता है क्राउडिंग आउट में आप लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्म ना करते, सो उसकी वजह से शायद वो 6 में से 1 या 2 मार्क्स अक्सर बच्चे लेते। स्टिल 10 से स्कोर निकल रहा है जी बेटे। नहीं मेरा बेटा, जरा काउंट करें नंबर्स जो उसने दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 मार्क्स का उसने यहाँ पे बोला हुआ है, तो कुछ जैसे हमसे एक मिस हो गया, स्टिल यू विल गेट 6 मार्क्स। देखो बेटे, जब भी आपने एविडेंस आर्टिकल से एक सही वाला निकाल के थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, 1 मार्क समझ लो ले लिया मैंने। कि फाइनेंस मिनिस्टर उसके हक में बात कर रहे हैं कि हम स्पेंडिंग रिड्यूस नहीं कर सकते, इकोनॉमी में रिकवरी नहीं आएगी, 1 मार्क। साउंड थ्योरी है बिकॉज क्राउडिंग आउट नहीं होगी, हम फुल एम्प्लॉयमेंट से पीछे हैं, दूसरा मार्क। हर एविडेंस का एक एक मार्क है। सम केसेस में जैसे जापान इकोनॉमी डज नॉट हैव अ प्रॉब्लम बट द इकोनॉमी इज डिफरेंट, यहाँ डेवलपमेंट का दूसरा मार्क है, तो आप डेवलपमेंट एहतियातन कर दिया करो। मैं तुम्हें एक बात बताऊं बच्चों, इनके एग्जामिनर्स कई दफा जस्ट द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन स्लाइटली इन द लाइन लिखा हुआ मार्क्स दे देते हैं, और कई दफा छोटा आंसर जो बहुत अच्छा होता है उसके मार्क्स नहीं देते। लिस्टिंग से ज्यादा उसके एनालिसिस है, थोड़े से असेसमेंट है उसकी। अपने वर्ड्स में लिखना, रिफ्रेज करके लिखना, उन्होंने कोई वो वाली टर्म यूज नहीं की फाइनेंस मिनिस्टर वाली, खुद अपने हिसाब से की है, तो बस इस तरह कर दीजिएगा, ठीक है ना? चलें जी, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, लेट्स डू सेक्शन बी, जिससे हमें सादा स्कोर लेना है। एंड रिजॉइस, क्वेश्चन नंबर 2 जरा पढ़ो। एफिशिएंसी हर बार आ रहा है, स्पेसिमेन में भी, इसमें भी, नो रीजन आप में ना आए। नहीं आया तो लेबर मार्केट है, कंज्यूमर बिहेवियर है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट है, ऑब्जेक्टिव्स है, इवन मार्केट स्ट्रक्चर्स भी कुछ बच्चों के बड़े स्ट्रांग है। तो नंबर 2 क्वेश्चन को जरा तसल्ली से देखें। द यूज ऑफ एयर ट्रैवल लीड्स टू मार्केट फेलियर कॉज्ड बाय नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। खुद उसने बता दिया रीजन क्या है मार्केट फेलियर की, एयर ट्रैवल, और क्यों वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी देती है, पोल्यूशन वगैरह। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, तो एक डायग्राम एसेंशियल है, हम 3 बनाएंगे इसमें। assess the extent to which a government can intervene to correct this market failure. Just all of you take like 20 seconds, chew on the question, and एक अपने माइंड में एक स्केच बनाओ, फिर हम बात करते हैं।
आपको अब पता लगा है? यस, एफिशिएंसी क्या है? टेक अबाउट 20 seconds, रीड इट, अंडरस्टैंड इट। ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी रायान। नो। बेटे मिलते जुलते क्वेश्चन आ सकते हैं, आपकी मर्जी है। इतना मुश्किल लगा कि छोड़ रहे हैं उसको। ओके ओके, लेकिन एक बार रिवाइज कर लो नोट से भी, और आज जो मैंने क्लास में पढ़ाया वो भी, इंशाल्लाह हो जाएगा। जी मेरे बेटे, जस्ट टेक 10 seconds मोर, बिकॉज रायान से बात हो रही थी तो जरा फोकस कम हो गया होगा। ओके, आई आस्क यू अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, वो स्केच बन जाएगा हमारा। टेक योर पेन एंड कॉपी इफ यू वांट, लेकिन इसकी मार्क स्कीम बहुत इलेबोरेट है, पूरा आंसर है। सो आपको सारा समझ आ जाएगा। तो लेट्स सी, सबसे पहले किस चीज को डिफाइन करना चाहिए सबसे पहले? चलें मान लो। नहीं, फ्री मार्केट की यहाँ जरूरत नहीं, लेकिन हाँ मार्केट फेलियर चले मान लो। ये सबसे पहले आई वुड से air travel market failure of negative externality is a case of allocative inefficiency. So let's just go through what economics means by allocative efficiency. अब आप लोग मुझे बताते जाएं allocative efficiency क्या है, 5-6 लाइंस में, शाबाश। प्रोड्यूसिंग अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर वांट्स, यानी सेटिस्फैक्शन ऑफ या मैक्सिमाइजिंग सेटिस्फैक्शन ऑफ मैनी मैनी वांट्स, मैक्सिमाइज वांट्स, ठीक है। सेटिस्फैक्शन ऑफ मैक्सिमम वांट्स, ठीक है। इसके कुछ हमने पढ़ा था कि जब एलोकेटिव एफिशिएंसी आती है तो क्या सिचुएशन डेवलप होती है? ऑप्टिमैलिटी, नो वन कैन, यस, व्हेन नो वन कैन बी मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन एल्स वर्स ऑफ। फिर हमने इसके तीन क्राइटेरियाज पढ़े थे बेटे, कहां पे आती है? अच्छा अच्छा, एलसीवी को जो प्राइस की जगह आप यहां बोलोगे, इनकी मार्क्स स्कीम बार बार एवरेज रेवेन्यू की बात करती है, एवरेज रेवेन्यू इज प्राइस। एमसी शुड बी इक्वल टू एआर। इसको जरा एक्सप्लेन करो क्यों ये एलोकेटिव एफिशिएंसी है। यस, नाउ टू मैक्सिमाइज नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, वो सेल्स मैक्सिमाइजेशन एसीएआर पे होता है, तो ये गलत बातें नहीं करें। साथ ने बिल्कुल सही बोला है यहाँ पे, दिस इज वेयर marginal cost of the last unit, additional cost of production of last unit is equal to value consumers place on the product through what's it called, price। ये वजह है। तो एम सी इज इक्वल टू ए आर, फिर आप कीजिए जी एम एस सी, एम एस बी के बराबर होगा, नो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, नो एक्सटर्नैलिटी, और कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस मैक्सिमाइज हो जाएगा। यहाँ बेसिक डिमांड सप्लाई वाला कर्व जो हमेशा हम करते हैं, एम एस सी एम एस बी लिस्ट करके बना के दिखा दूं एक बार, या समझ आ गया? किसी को ना आया हो बता दें जल्दी से। नहीं बेटे, कंज्यूमर प्राइस वैल्यू है उसके माइंड में, प्रोड्यूसर तो मार्जिनल कॉस्ट जो लगा रहा है ना, वो उसने वैल्यू लगाई है कि मेरा इस यूनिट पे इतने डॉलर खर्चा हुआ है। अगर कंज्यूमर वही प्राइस देने को तैयार है तो हमने रिसोर्सेज को बेहतरीन तरीके से एलोकेट कर दिया। अब समझ आ गई बात? ओके, अब जी एलोकेटिव एफिशिएंसी काफी हो गया। डिमांड सप्लाई लगाएं, उसको एमएसबी डिमांड को और एमएससी सप्लाई को लेबल करें, बताएं तीनों क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं, एमसी एआर के बराबर यानी प्राइस के बराबर, मार्जिनल सोशल कॉस्ट मार्जिनल सोशल बेनिफिट के बराबर है, एक्सटर्नैलिटी नहीं है, और कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस मैक्सिमाइज्ड है। इससे कम या ज्यादा प्रोड्यूस हुआ तो दिखा देना एरिया डेड वेट लॉस का। बना दूं एक बार या सबको क्लियर है? मुझे बता दें। क्लियर है। अब हम चलते हैं जी, मार्केट फेलियर क्या होता है, डिफाइन करें। Some goods are overproduced and consumed, and some underproduced and consumed. Free market fails to allocate resources efficiently. ठीक है।
अब इसमें चाहे तो लिस्ट कर देते हैं, दिल बी केस ऑफ मिसिंग पब्लिक गुड्स, demerit goods not produced at optimal level, and the case of externalities. यस, मोनोपोली का लिस्ट करते हैं। अब हम जा रहे हैं जी, असल मार्क्स आएंगे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। इसके ऊपर मुझे तीन चीजें बहुत क्लियर चाहिए। व्हाट इज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी? डेफिनेशन दे मुझे अच्छी वाली। ठीक है, मान लेता हूं, और बोले जी। ये बहुत अच्छा है। अच्छा जी, ये जरा माइंड में जरा माइक्स बंद कर दें एक सेकंड के लिए। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इज अ स्पिल ओवर नेगेटिव या हार्मफुल इफेक्ट ऑन थर्ड पार्टीज who are not involved in an economic transaction. This means society faces greater cost. Marginal social cost is greater than cost to producers and consumers, individuals. So marginal social cost is greater than marginal private cost. This divergence between social cost and private cost causes externalities. In this case, negative means बुरा effect. Examples दे दें जी। अब इसको लिंक करें एयर ट्रैवल के साथ। एयर ट्रैवल जब ज्यादा होता है तो कौन कौन सी एक्सटर्नैलिटीज आती हैं नेगेटिव? एयर पोल्यूशन, एमिशंस की वजह से, एनवायरनमेंट में ग्लोबल वार्मिंग वगैरह। और क्या होता है जी, जब जिन इलाकों में एयरपोर्ट्स लगे होते हैं, बने होते हैं, वहां कंजेस्शन ट्रैफिक का, और दूसरा नॉइज। ठीक है, तो एयर, नॉइज एंड कंजेस्शन, तीन प्रॉब्लम्स एयर ट्रैवल कर रहा है। हार्मफुल एमिशंस, नॉइज, सुपरसोनिक की वजह से बीमारियां। आप ये थोड़ी सी एक लिंक कर दें एयर ट्रैवल के साथ। कोई कंफ्यूजन मेरे बेटे? वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसको हम उसका मेकअप जरा डिफरेंट कर रहे हैं। दैट्स द सेम क्वेश्चन। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का डायग्राम मैं बनाऊंगा जरूर, चाहे सबको भी आता है। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का डायग्राम किसी को ना आता हो तो बोल दें प्लीज। बी वेरी बोल्ड एंड देयर इज नो शेम इन एडमिटिंग। हाँ, क्या कह रहे हैं रायान? लेट्स क्विकली डू द ग्राफ फॉर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। बेटे ये जरूरी है कि बच्चों को ये नहीं। 6 मार्क्स की, और वो बहुत आसान है, मैं भी आपको कराता हूं। इधर आ गया जी प्राइस कॉस्ट बेनिफिट, लेबल्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इधर क्वांटिटी, सप्लाई कर्व लगाओ। ये कौन सी कॉस्ट है? प्राइवेट कॉस्ट। एक्सटर्नल अभी एडेड नहीं है। डिमांड को अलबत्ता आपको कोई इश्यू नहीं है। इसको सोशल बेनिफिट, बेनिफिट, इसको सोशल बेनिफिट लिखो। यहां लिखो जी इक्विलिब्रियम मार्केट, क्वांटिटी मार्केट। अब ये क्या हो रही है? ओवर प्रोडक्शन, ओवर एलोकेशन। अगर प्राइवेट में एक्सटर्नल कॉस्ट ऐड कर देते हम, तो सप्लाई कर्व वुड हैव शिफ्टेड टू S1, और अब ये बन जाता मार्जिनल। व्हाट्स हैपनिंग? अभी से इसने चार्ज छोड़ दिया। एक सेकंड जी, मैं चार्ज दोबारा लगा दूं। अच्छा, उतरा हुआ था काफी देर से, इसलिए नहीं हो रहा था। जस्ट अ मोमेंट जी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं MSC। अच्छा जी, बोले बोले क्या कह रहे हैं? देखो बेटे, सप्लाई कर्व मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट था, एक्सटर्नल कॉस्ट शामिल नहीं थी। अगर वो शामिल करेंगे तो कॉस्ट बढ़ने से सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होता है ना। या अब इसी पे वर्टिकल डिस्टेंस लगाएं और लिख दें MEC। मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट हमने ऐड की, बन गया मार्जिनल सोशल कॉस्ट कर्व। समझ आ गया मेरा बेटा? अब इक्विलिब्रियम आ गया ऑप्टिमम लेवल पे। ओह, टेढ़ा लगा दिया मैंने, खैर मैं दोबारा करता हूं। इक्विलिब्रियम आ गया ऑप्टिमम लेवल पे, क्वांटिटी बन गई आइडियल ऑप्टिमम लेवल पे। ये सारा जो है अंडर एलोकेशन ड्यू टू, आई नो रिपीट हो रहा है, इग्नोर एक्सटर्नल कॉस्ट। सॉरी, ओवर एलोकेशन, थैंक यू। अब ये वाला एरिया इसको कर दें शेड, और बोल दें शेडेड एरिया इज द डेड वेट लॉस। और साथ यूं करके डेड वेट लॉस लिख दीजिएगा। मेरे ख्याल बहुत दफा किया हुआ है, तो मेरे ख्याल अब किसी को इसकी एक्सप्लेनेशन में या किसी चीज में मसला नहीं है।
सिर्फ एक सप्लाई कर्व लेफ्ट पे। जी जी। अब ये हो गया। अब जी गवर्नमेंट क्या करे मेरे बच्चों? तीन पॉलिसीज मुझे चाहिए। व्हाट कैन गवर्नमेंट डू? और एयर ट्रैवल को लिंक कीजिएगा। क्या लगा दें? इनडायरेक्ट टैक्स, सही वर्ड बोले। गवर्नमेंट शुड इम्पोज इनडायरेक्ट टैक्स ऑन एयर ट्रैवल। दिस विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ एयरफेयर। जनरल ना लिखिएगा। एज अ रिजल्ट डिमांड वुड रिड्यूस। कॉस्ट बढ़ने से सप्लाई वुड ऑल्सो रिड्यूस। कितना टैक्स लगाना चाहिए? इक्वल टू मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट। ठीक हो गया? कोई कंफ्यूजन यहां पे? अब इवैल्यूएशन करते हैं, क्यों इनडायरेक्ट टैक्स फेल होगा? एनीवन? Yes, government often misplaces the value of external cost and ends up over or under taxing. Market failure may not be fully removed or government failure may occur. और क्या मसला है इनडायरेक्ट टैक्सेस का? डिमांड अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसमें नहीं है बेटे, हम स्पेंडिंग नहीं कर रहे, टैक्स ले रहे हैं। और बताएं क्या इसका मसला? अगर थोड़ा सा जरा माइक बंद करें, कुछ बच्चे गलत बातें कर रहे हैं। If demand for air travel is inelastic, the effect of indirect tax would be minimal. Very few consumers will stop flying. समझ आ गया? नहीं समझ आए? ठहरो बेटे, एक मिनट जरा बाकी खामोश हो जाए, मैं जरा इनको समझा दूं। माइक्स बंद कर दें। बेटे इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, कॉस्ट बढ़ती है, प्राइस बढ़ती है, कम लोग फ्लाई करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट सही तादाद में टैक्स कैलकुलेट नहीं कर पाती कि मैं कितने परसेंट टैक्स लगाऊं, कितनी एक्सटर्नल कॉस्ट है। तो वो गलत अमाउंट ऑफ टैक्स लगा देते हैं, जिससे मार्केट फेलियर दूर नहीं होता या गवर्नमेंट फेलियर आ जाता है। यहां तक समझ आ गया बेटे? उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस से प्राइस बढ़ेगी, लेकिन अगर डिमांड इनइलास्टिक है तो बहुत कम ट्रैवलर्स रुकेंगे फ्लाई करने से। क्लियर ऑन दिस? लास्ट आप बोल सकते हो डायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव इफेक्ट, इनकम गैप्स बढ़ा देंगे, इन्फ्लेशन कर देंगे। दैट्स मोर देन इनफ इवैल्यूएशन फॉर वन पॉलिसी। दो दो चाहिए होते हैं सिर्फ पॉइंट्स, मैंने चार करवा दिए। अब जी और क्या कर सकती है गवर्नमेंट के लोगों को एहसास है? फाइन्स लगा सकते हैं। वेरी गुड। एयर ट्रैवल पे फाइन लगा सकते हैं। पोल्यूशन परमिट्स नहीं नहीं नहीं, प्लेन्स को कैसे दोगी मेरा बेटा? एडवर्टाइजमेंट, वेरी गुड हसान। कौन सी एडवर्टाइजमेंट करोगे? नेगेटिव, नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट। और इसको आप बोलेंगे नज थ्योरी कंबाइन करके गवर्नमेंट कैन डिजाइन अ वेरी इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट कैंपेन हाईलाइटिंग द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर्स मेल्टिंग, सारा कुछ बताते हो। एज अ रिजल्ट कॉन्शियस कंज्यूमर्स विल स्विच टू अदर मोड्स ऑफ ट्रैवल रादर देन एयर ट्रैवल। क्लियर हो गया? हम्म। बट एडवर्टाइजमेंट इज नज थ्योरी ना। तो अब यही कहेंगे, गवर्नमेंट कैन यूज persuasive advertisement, which is the idea of nudge theory, originally an ethical idea, but being more and more used in government intervention to change the way people think, positive reinforcement करके। अब नुकसान क्या है? एडवर्टाइजमेंट पे क्या लगेगी? कॉस्ट लगेगी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगी, ठीक है। नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट अक्सर जो है लोग इग्नोर कर जाते हैं। इसका असर लॉन्ग रन में आके आता है। अल्लाह आपके बच्चे जिंदा रखे, माशाल्लाह, गुड वर्क। किसी को यहाँ कंफ्यूजन? मेरे ख्याल में आप लोग एफिशिएंसी पे मास्टर हो गए काफी। बता दें। हाँ, लेकिन फाइन्स वगैरह आप कहेंगे एयरलाइंस पे फाइन लगाए जाएं, नंबर ऑफ फ्लाइट्स पे, कंजेशन पे टाइमिंग बनाई जाए, सारा कुछ। बट एज अ रिजल्ट समटाइम्स उनको बाईपास कर दिया जाता है। डेवलपिंग कंट्रीज में ब्राइब्स ले लेते हैं एंड गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल होता है समटाइम्स मेंटेन करना कि कितनी पोल्यूशन कौन सी एयरलाइन कर रही है। गॉट इट? ये हमारा पूरा हो गया, ये आपकी इवैल्यूएशन भी हो गई। एक कंक्लूजन मुझे आपसे सुनना है, कितनी हद तक गवर्नमेंट कामयाब होगी?
Perfect. 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 Government intervention will be successful to some extent, but it will depend upon circumstances and the policies being used, how well government can identify external cost in case of taxes, how much consumers respond to advertisement. One policy may be more effective than the other. There is no guarantee that government intervention will actually remove the market failure. जी बच्चों, ये वही हम बार बार ए बी सी डी पढ़ते हैं. जल्दी से मार्क्स स्कीम देख लो. व्हेन आई एम एबल टू, रिकॉर्डिंग बंद करो. सॉरी सॉरी सॉरी. अब कर दो, वो रिपीट हो जाएगा लेकिन कोई मसला नहीं है. अब देखो बेटे, सिंपल उसने क्या बोला है यहाँ पे. मार्केट थीम बहुत इलेबोरेट है. मार्केट फेलियर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन विल रिलेट टू एलोकेटिव इनएफिशिएंसी. Market failure can be explained by defining allocative efficiency and linking to the requirement of allocating resources to maximizing consumer satisfaction. This can be supported by a diagram illustrating a level of output where average revenue is equal to marginal cost. Price के लिए average revenue लिख रहा है, बात वही है, which is consistent with an outcome that achieves allocative efficiency. फिर negative externality की define किया. Occurs when the consumption production of a good produces a cost to society which is greater than the one incurred by individual consumer and producer. This is sometimes described as a negative spillover effect. गवर्नमेंट इंटरवेंशन में कहता है जी हमारे वाली उसने ली है. टैक्सेशन, यूज ऑफ नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट, डायरेक्ट रेगुलेशन जो मैंने बोला था, फाइन्स. A clearly labeled accurate diagram can be used to show the impact of negative externality. ये वाला ग्राफ आपने बना दिया. उसके बाद बेटे, the diagram could show the market equilibrium point which does not recognize the existence of negative externality and may compare this with allocatively efficient level of flight use when the negative externality is taken into account. One type of intervention might involve the use of taxation by the government. Tax will increase the cost of air travel, which will decrease demand. Decrease in demand will decrease equilibrium number of flights and achieve allocative efficiency. Government might use negative advertisement to decrease demand. Decrease in demand will lead to fewer flights. Volume of air travel will fall, and allocative efficiency might then be achieved. ये इसकी evaluation. Government might use tax. However, it is difficult to measure the precise level of taxation. हमने तो MEC और बड़ा कुछ लिखा है इसमें. Also, the impact of tax on price and demand is some circumstances ineffective because of inelastic demand. Advertisement is costly and not always certain to have sufficient persuasive nudge effect. अब ये conclusion जो हमने end पे किया, it is possible to show that government intervention can reduce the level of inefficiency caused by existence of negative externalities, but it is not clear whether the net effect of government intervention will always be positive. Some types of intervention will be more effective than others, depending on the nature of goods service under consideration. I'm telling you, आपने इससे बेहतर इवैल्यूएशन की और कंक्लूजन दिया है. समझ आ गया मेरे बच्चे? ये तो 20 में से 20 दे सकते हैं. जल्दी जल्दी बताएं. क्यों? जब उसने बता दिया आपको नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी तो बस आंसर द क्वेश्चन. हैदर, नेवर go out of the scope of the question.